आज जो हमारे गेस्ट हैं उन्हें अगर जिला बिजनौर की बात करूं तो परिचय कराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बिंदास बोलने वाले और बेझिझक बोलने वाले हाफिज़ अब्दुल सलाम साहब हमारे साथ हैं। मीम पार्टी के यहाँ के सोशल मीडिया के हेड हैं और उसी के साथ साथ ज़िला बिजनौर में मीम पार्टी की नींव रखने वाले भी यही शख्स है। अगर हम बात करें, जब इन्होंने शुरुआत की तो इनका मजाक भी बनाया गया और लोग ये कहते थे कि क्या होगा, मीम पार्टी यहाँ नहीं आ पाएगी और यहाँ उसका वजूद नहीं बन पाएगा। मगर लगातार मेहनत की, उसके बाद आज आप देख सकते हैं कि ज़िला बिजनौर में या कहीं पे भी मीम पार्टी को लोग जानते हैं। अभी कुछ दिनों से चर्चा चल रही है महमूद बंदी साहब की, जिन्होंने ओवैसी साहब के बारे में एक बयान दिया। उसको लेके चर्चा करेंगे, उसको लेके बात करने की कोशिश करेंगे क्या रहा मामला। पहले तो मैं स्वागत करूंगा असलाम साहब का कि जो स्टूडियो में है। क्या है पूरा मामला? शुक्रिया फराज साहब, आपके स्टूडियो में आज बोलने का मौका मिला और आवाम तक बात पहुंचाने का भी मौका मिला। महमूद मदनी साहब ने जो बयान दिया और सोशल मीडिया पे बड़ी तेज़ी के साथ वायरल हुआ, और आपने देखा कि जो बयान उन्होंने दिया है वो बड़ा कंट्रोवर्सी वाला बयान है और बहुत ही इख्तलाफ वाला बयान है, जिसकी वजह से इख्तलाफ फैला। महमूद मदनी साहब ने बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की मुखालिफत में पहला बयान नहीं दिया है। इससे पहले भी बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के ख़िलाफ़ उन्होंने बयान दिया कि उनको हैदराबाद से बाहर नहीं आना चाहिए, हैदराबाद की राजनीति करनी चाहिए। फिर अब बयान दिया कि मैं उनकी जो है पॉलिटिक्स से डिसएग्री हूँ, मैं मुत्तफ़िक़ नहीं हूँ। इस तरीके का बयान उन्होंने दिया, जिसकी वजह से इख्तलाफ फैला और ये इख्तलाफ इतना ज़ोरों के साथ फैला कि आवाम तक भी पहुँचा। महमूद मदनी साहब की राय से हिंदुस्तान की आवाम नाराज़ है। महमूद मदनी साहब तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की पॉलिटिक्स से डिसएग्री हैं, वो अकेले शख्स हैं, लेकिन महमूद मदनी साहब के बयान से हिंदुस्तान की तमाम आवाम, बिलखुसूस हिंदुस्तान का मुसलमान इस वक्त मुत्तहिदा तौर पर तमाम मसलकों को, तमाम बिरादरियों को दरकिनार करके बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ खड़ा है और महमूद मदनी साहब की बयान की मजम्मत और मुखालिफत कर रहा है। शुक्रिया तो उन्हें करना चाहिए महमूद मदनी साहब का, क्योंकि अभी जो है ओवैसी साहब के मुखालिफ भी काफ़ी हो गए। अभी पहले की बात करें और अब की बात करें तो ये बयान आने से पहले काफ़ी लोग नाराज़ भी रहते थे, बहुत सारी चीज़ें होती थी। जी। मगर उनका बयान आने के बाद लोग उनके, मुस्लिम अगर बात करें तो मुस्लिम सारे उनके फेवर में आ गए, यहाँ तक कि नॉन मुस्लिम भी उनके फेवर में आए। तो उन्हें तो फ़ायदा हुआ, तो उन्हें तो शुक्रिया अदा करना चाहिए। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो अभी मैंने एक स्टेटमेंट दिया था अपना, और उसमें मैंने कहा था कि महमूद मदनी साहब को शुक्रिया अदा करना चाहिए। उन्होंने ये कहा था अपने बयान में कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के चाहने वाले जो लोग हैं वो पागल हैं। ये बयान उन्होंने दिया, हम पागल हैं। महमूद मदनी साहब को शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हम पागलों ने उनका पुतला नहीं दहन किया, उनको शुक्रिया अदा करना चाहिए। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की मुखालिफत में जो लोग खड़े होते थे, वो सियासत है, सियासत के प्लेटफॉर्म में सबके अपने सियासी जमातें हैं, सबका अपना दल है। लेकिन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी याले बयान में देखिए ना, याले बयान में महमूद मदनी साहब का जो बयान आया है, उस बयान पर हिंदुस्तान का मुसलमान मुत्तहिदा तौर पर खड़ा हुआ। नहीं, इसमें एक बात ये भी तो होगी ना कि उन्होंने कहा कि यूपी में नहीं चल पाए, तो अगर देखा जाए तो यूपी में नहीं चल पाए। क्यों नहीं चल पाएगा? ज़्यादातर अगर जहाँ पे भी उन्होंने अपने कैंडिडेट खड़े करे किसी भी इलेक्शन में, वो कैंडिडेट नहीं जीत पाया। देखिए, मैंने तो पहले भी कहा है, आप ही के स्टूडियो में आगे एक बार मैंने कहा था, और अपनी तकरीरों के ज़रिए से भी ये कहता हूँ कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को अपना सियासी रहनुमा और अपनी सियासी जमात को मजबूत करना पड़ेगा। एक सहाफ़ी साहब ने मुझसे भी यही कहा था कि क्या कर लेंगे ओवैसी साहब। मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ। यादवों की अपनी सियासी जमात है, दलितों की अपनी सियासी जमात है, ब्राह्मणों की, जाटों की, पंडितों की, कुर्मियों की, सभी बिरादरी की, सभी समाज की अपनी सियासी जमात और अपना सियासी रहनुमा है। तो हिंदुस्तान के मुसलमानों की अपनी सियासी जमात और सियासी रहनुमा क्यों नहीं होना चाहिए? सब ने अपना लीडर चुन लिया, सब ने अपना सियासी प्लेटफॉर्म तैयार कर लिया। एक मुसलमान है कि आज़ादी के बाद से हिंदुस्तान का मुसलमान मुत्तफ़िक़ा तौर पर किसी को अपना सियासी रहनुमा नहीं माना। कभी कांग्रेस के पीछे, कभी समाजवादी पार्टी के पीछे, कभी बहुजन समाज के पीछे, कभी लोकदल के पीछे चल रहा है ना। हम ये कह रहे हैं आप लोग तो मुत्तहिद हो। अगर आप लोग मुत्तहिद होंगे, एक प्लेटफॉर्म पर आएंगे, अपना सियासी प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे, जभी तो कोई सियासी जमात आपसे हाथ मिलाएगी। बहुजन समाज पार्टी आपसे हाथ मिलाएगी, यादव समाज की जो पार्टी है समाजवादी पार्टी, वो आपसे हाथ मिलाएगी, दीगर सियासी जमातें भी आपसे हाथ मिलाएंगी। ये भी तो होता है कि अगर मान लो जैसे मुस्लिम चेहरा कोई यहाँ पे बनता है और बनने के बाद अगर वो आवाज़ उठाता है
उसके खिलाफ अगर कार्रवाई होती है तो यहीं के लोग उसके साथ नहीं देते। नहीं वो देखिए, अगर सियासी, अगर आप बात कर रहे हो उसकी पार्टी बनाने की बात कर रहे हैं, या पार्टी बनी हुई है उसका साथ देने की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में अगर किसी के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई होती है, आप मेरे से बेहतर जानते हैं क्योंकि मामले आपके 2-3 मेरे साथ बहुत रहा है ना, मेरे साथ बहुत रहा, ऐसा रहा, ऐसे मैंने सबको झेला, है ना। ऐसे मामले होने के बाद भी कहाँ खड़े थे वो लोग? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ पार्टी खड़ी थी। जब मेरे साथ 2-4 मामलात हुए, देखिए सियासत में चलता है तो इसको झेलना पड़ेगा। जो सियासत में इस चीज़ को नहीं झेलेगा वो कभी लीडर नहीं बन सकता है, वो कभी आवाम का नेता नहीं बन सकता। हालात आते हैं, उन हालात का मुकाबला करना ही सियासत है। मेरे साथ बहुत सारे मामलात हुए। हालिया में जब उसका मामला चल रहा था, ज्ञान वापी मस्जिद का मसला चल रहा था, मैंने एक अपना स्टेटमेंट दिया था, उसका स्क्रीनशॉट बहुत वायरल हुआ और तमाम जितने भी एंकर्स वगैरह हैं, जितने वीडियो और स्टूडियो वाले हैं, सब ने उसको वायरल किया था। मैंने कहा था कि मुसलमानों का वोट ले, भाई एक बार बताइए, 36 मुस्लिम विधायक थे उस टाइम समाजवादी पार्टी के, उन 36 मुस्लिम विधायकों ने आवाज़ क्यों नहीं उठाई? मैंने तो ये लिखा था ना, वो लोग, इस पर बहुत कंट्रोवर्सी हुई। जब ये वाला मामला हुआ तो सीधे हमारी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है जनाब शौकत अली साहब, उनका फ़ोन, जनाब मेहताब चौहान साहब जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनका फ़ोन, और दीगर बड़ी पोस्ट पर बैठे हुए हमारी पार्टी के जिम्मेदारों ने यहाँ के शासन प्रशासन से बात की। उन्होंने कहा मजबूत थे, आप तो मजबूत थे, मान लिए आपका सोशल मीडिया बहुत मजबूत है क्योंकि कई हज़ार फॉलोवर आपके, कई लाख फॉलोवर आपके खुद के हैं, मगर एक आम जो नेता बनना चाह रहा है मुस्लिम, उससे ही आपके लोग उसे पीछे कर देते हैं। नहीं, कोई पीछे नहीं करता है। हम तो उनके कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते हैं। कोई मामला होता है हम फ़ौरन जाते हैं उनके पास, उनसे हमारे पास अपना मजबूत प्लेटफॉर्म है, कोई पीछे नहीं करता। अब जो है जिस तरह से विरोध चल रहा था और लगातार चल रहा है, ऐसे में क्या होगा, क्या लगता है? नहीं, मैं तो यही कहूँगा कि महमूद मदनी साहब हमारे इमाम हैं, एक आलिम हैं, हमारे सर के ताज हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी की। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ मैं कह रहा हूँ, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। मौलाना महमूद मदनी साहब जमीयत उलमाए हिंद से ताल्लुक़ रखते हैं, वो हमारे इमाम हैं, वो हमारे सर के ताज हैं। अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस हैं। महमूद मदनी साहब को मैं पैगाम दे रहा हूँ, महमूद मदनी साहब, आप जमीयत उलमाए हिंद को देखिए। अगर आप कौम की रहबरी करना चाहते हैं, आप नेता बनना चाहते हैं, तो आइए। नहीं, अगर कोई एंकर अगर सवाल पूछता है, कभी कभी ऐसा भी तो माहौल बन जाता है कि सामने वाले पे प्रेशर बन जाता है। मान लीजिए जैसे कैमरा चल रहा है, अभी मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, तो ऐसा भी तो होता है कि मान लो जैसे मैंने आपसे ऐसा कोई सवाल कर लिया, या तो आप बचते हुए नजर आएंगे, उस पर कहते हुए नजर आएंगे। अब क्या होता है कि एक बड़ा लीडर अगर किसी सवाल से बचता हुआ नजर आ रहा है, तो जनता में वो मैसेज भी गलत जाता है कि यार ले बताओ, एंकर ने जो है इन्हें चुप कर दिया। नहीं, बहुत सारी बातों पर लबकुशाई नहीं करनी चाहिए, वो समझदार हैं, लेकिन बिलखुसूस वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की मुखालिफत में कई बार बयान दे चुके हैं। अब की बार तो हदें पार कर दी। आपने देखा कि जमीयत उलमाए हिंद के ही लोगों ने जमीयत से इस्तीफ़ा तक दे दिया। बहुत सारे हमारे अकाबिरीन के, हमारे उलमा इकराम, मौलाना अबुल कासिम साहब जो देवबंद के हैं, मुफ्ती इस्माइल साहब जो औरंगाबाद से क्या नाम विधायक भी हैं, दीगर और भी जमीयत के लोगों ने बिलखुसूस उन्होंने अपने बयानात जाहिर करके उन्होंने नाराज़गी जाहिर की और बाकायदा जमीयत से उन लोगों ने इस्तीफ़ा दिया और एक पैगाम दिया मौलाना महमूद मदनी साहब को कि हिंद के हालात पर, बहुत सारे हालात हैं, जैसे बाबरी का मसला है, दादरी का मसला है, मॉब लिंचिंग का मसला है, अभी वक्फ बोर्ड का मसला है, ट्रिपल तलाक का मसला है। मुसलमानों के मसाइल पर बोलते क्यों नहीं है? मुसलमानों के मुद्दों पर और मसाइल पर अगर कोई बोलने वाला शख्स हिंदुस्तान के अंदर है तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं। ये बात उलमा भी जानते हैं, ये बात हिंदुस्तान का मुसलमान भी हाँ, मुसलमान वोट नहीं देता है, मुसलमान वोट नहीं देता है, आज नहीं कल देगा, आने वाली नस्लें देंगी। हमने जो पेड़ लगाया है उस पेड़ पर फल आएंगे, वो फल हम नहीं खाएंगे, वो हमारी आने वाली नस्लें खाएंगी। एक सज्जन ने कहा था, यहीं के सज्जन है, राजनेता है, उन्होंने कहा था एक होती है पक्ष, एक होता है पक्ष, एक होता है विपक्ष, और एक होती है भ्रमित जनता। ये बात आई थी मेरे सामने, तो पक्ष और विपक्ष तो समझ में आया था। भ्रमित जनता, जैसे अभी आप कह रहे थे सारी बातें कि मुसलमान ने किसी को अपना लीडर नहीं मान रखा, और तो इसका मतलब वो भ्रमित हो गई, जहां उनसे कह दिया जाता है वो जाके वोट डाल देते हैं। क्या है इसको, आपका कहना क्या है इसका? नहीं, भ्रमित जनता नहीं, भ्रमित जनता इसलिए है क्योंकि उनके पास कोई अपना सियासी प्लेटफॉर्म नहीं है। भाई वही बात मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ, दलितों के पास एक सियासी प्लेटफॉर्म है। अभी मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ नगीना का। नगीना लोकसभा, माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जो अपनी पार्टी असपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, यहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के गए नगीना से,
आप ये बताइए, मुसलमानों ने वोट दिया नहीं दिया? भाई उनके साथ दलित खड़ा था, दलितों के साथ मुसलमान जुड़ा, मुसलमानों ने वोट किया, जब वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के गए। हम ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को मुत्तहिदा तौर पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहिए। जब ओवैसी साहब की पार्टी मजबूत होगी, जब जाकर दूसरी सियासी जमातें हमारे साथ आएंगी। जैसे मुसलमान चंद्रशेखर के साथ खड़ा, जैसे मुसलमान यादव के साथ खड़ा, जैसे मुसलमान कुर्मियों के साथ खड़ा, जाटों के साथ खड़ा, जब जब मुसलमान दूसरी सियासी जमातों के साथ खड़ा हुआ, वो सियासी जमातें मजबूत हुई हैं, वो लोग वो लीडर बने हैं। हम लोग तो लोडर बन के रह गए। हम ये चाहते हैं, हम कुर्सी नहीं चाहते। मैं नहीं चाहता कि मुझे कुर्सी की चाहत, मैं चाहता हूं कि आप लोग जो मुत्तहिदा तौर पर, ये आवाम मुत्तहिदा तौर पर अपने सियासी प्लेटफॉर्म को मजबूत करें। कब तक हम जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाएंगे? हम तो जो है नेता दूसरों को बना रहे हैं। मैं कह रहा हूं, हकीम अब्दुल सलाम खान नेता बनना नहीं चाहता, दूसरा शख्स आए, मैं उसको अपने कंधे पे बिठाकर उसको नेता बनाऊंगा इंशाल्लाह। लेकिन शर्त यह है कि अपनी सियासी जमात को, सियासी प्लेटफॉर्म को मजबूत करना। हमारे पास विकल्प है, हम उस विकल्प को मजबूत नहीं कर रहे हैं। 2014 में हम जिला बिजनौर में मैंने पार्टी की बुनियाद रखी थी। उस दौर की बात बता रहा हूं कि मेरे पर बहुत सारे मुकदमात भी हुए, लोगों ने मुझे गालियां भी दी, लोगों ने मेरी मजाक भी उड़ाई। मैं उन चीज़ों से डरा और घबराया नहीं, मुकदमों से नहीं डरा मैं, दूसरों की गालियों से, धमकियों से नहीं डरा मैं। आज भी चल रहे मुकदमे? हाँ चल रहे हैं, चलते रहेंगे, मुकाबला हम करते रहेंगे। जालिम और फाहिश ताकतों का हमने हमेशा मुकाबला किया और करते रहेंगे इंशाल्लाह। मुकदमे वाली जो बात आती है, जो थाने वाली जो बात आती है, जो एक शरीफ आदमी शरीफ आदमी को डर लगता है थाने से। मतलब हम शरीफ नहीं है जो कहते हैं ना किसी चीज़ को, कोई भी इंसान अगर कहना है कि यार थाने जाना पड़ेगा, जेल भी जाना पड़ सकता है, मुकदमा भी हो सकता है, मत पड़ो चक्कर में, ये लाइन लोगों की होती है। अगर घर वाले समझाना चाहें या आस पड़ोस वाले समझाना चाहें तो वो यही कहते हैं कि अगर तुम इन चीज़ों में पढ़ोगे तो तुम्हारे पर मुकदमा होगा, तुम्हें जेल भी जानी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ों पे क्या कहोगे? हिंदुस्तान की आज़ादी में उलमाए देवबंद, हमारे अकाबिरीन, हमारे बुज़ुर्गों का बड़ा रोल रहा है। माल्टा जेल के अंदर मौलाना मदनी साहब को बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता था। बताते हैं, किताबों में लिखा है और बुज़ुर्ग बताते हैं कि उनके जिस्म पर सिर्फ हड्डियाँ रह गई थी, उन्हें टॉर्चर किया गया। हमारे बड़े लोगों ने इस देश को आज़ाद कराने के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। उन कुर्बानियों के देने से ही ये देश अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से आज़ाद हुआ नहीं हुआ। सऊबतें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी, सऊबतें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। आज हम सऊबतें बर्दाश्त कर रहे हैं भाई, पार्टी को मजबूत करने के लिए सऊबतें बर्दाश्त कर रहे नहीं। कल हमारी आंखें बंद हो जाएंगी, हम कब्र की खुराक बन जाएंगे, लेकिन आने वाली नस्लें जो हमने पेड़ यहाँ पे लगाया है उसका फल खाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन फिर भी आखिर में भी यही पैगाम दूंगा कि सियासी प्लेटफॉर्म को तो मजबूत करना पड़ेगा और रहबर को चुनना पड़ेगा। एक शायरी से जो है ना एंड हो जाए जी, कोई सी भी एक शायरी से। नहीं, शायरी तो बहुत सारी है। जो मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर राह रो आते गए और कारवां बनता गया। जिस टाइम मजलिस की बुनियाद रखी थी मैं अकेला था, आज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा काफिला है बिजनौर के अंदर। और आप देखिए माशाल्लाह, महमूद मदनी साहब के बयान से जो कंट्रोवर्सी फैली है उस पर उलमा इकराम, हमारे बुजुर्ग और हमारे लोग मुत्तहिदा तौर पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने माना इस बात को कि ओवैसी जो है मुस्लिमों के लिए लड़ते हैं। लोगों ने इस बात को इस बार माना। मुस्लिमों के लिए नहीं, वो लड़ते हैं मुसलमानों के लिए, मजलूमों के लिए, वो लड़ते हैं दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, वो लड़ते हैं पिछड़ों के लिए, सबके लिए लड़ते हैं भाई। हैदराबाद, आप फराज भाई जाइए हैदराबाद के अंदर, उन्होंने इतने कॉलेजेस बनाए हैं, उन कॉलेज के अंदर सिर्फ मुसलमानों के बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं। उन स्कूलों में 18,000 से ज़्यादा बच्चा फ्री में तालीम हासिल कर रहा है। उसमें हिंदू भाई के भी बच्चे हैं, मुसलमानों के बच्चे हैं, ईसाइयों के बच्चे हैं, सब लोग हैं। हॉस्पिटल बना हुआ है, इतने बड़े हॉस्पिटल में मैं खुद वहाँ पर गया हैदराबाद के अंदर, वहाँ पर देखिए सभी समाज के लोग इलाज करा रहे हैं। अच्छा, ओवैसी साहब जिस पार्लिमानी हल्के से जीत कर जाते हैं वहाँ पर टोटल जो है अक्सरियत तादाद जो है हिंदू भाइयों की है। ये तो सियासी लोगों ने एक भरम फैला रखा है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के खिलाफ, वरना अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद के अंदर हमारे हिंदू भाई भी उनको जो है सैल्यूट करते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं, उनको वोट करते हैं, सपोर्ट करते हैं। 5वीं बार माशाल्लाह जीत कर भी आए। देखा किस तरह से बात करते हैं, लगता है ना कोई लीडर बात कर रहा है, और है भी ये लीडर है। और इन्होंने जो बात रखी दिल से रखी, कुछ नहीं छुपाया, जो कहा साफ बोला, और उम्मीद है कि आपको समझ में भी आया। हमारी किरतपुर न्यूज़ स्टूडियो के माध्यम से यही कोशिश है कि
एक तबके के लोग नहीं, किसी भी तबके का, अगर कोई वो अच्छा कर रहा है, किसी भी फील्ड में वो अच्छा कर रहा है, वो आए, अपनी बात रखे और आगे तक समाज तक अपनी बात पहुंचाए, जिससे आपके ज़रिए से किसी को कोई मैसेज पहुंच सके और वो उस चीज़ के चलते फ़ायदा उठा सके। मैं शुक्रिया अदा करूँगा असलाम साहब का जो स्टूडियो में आए। शुक्रिया फराज भाई। और मैं मोहम्मद फराज, किरतपुर न्यूज़।